काश्तकार मर गया, ज़राअत खत्म हो गई। मोहतरम रियाज फतेह साहब यहाँ उनको उन्होंने फोकल पर्सन मुकर्रर किया कि जी वो MNS की आप एक लिस्ट बनाएं जिसकी हम मंथली एक मीटिंग करें, उसमें हमें भी आज इन्हीं तमाम इश्यूज पे आप सबको तकलीफ दी। और हम पहले 20% का हम बाकायदा एक यूनियन काउंसिल का किसान इत्तेहाद आपको एक मॉडल भी दे रहा है जी। जब हम मीटिंग पे आए तो हम एक चीज ये चीज तय करके आए कि हम एक मॉडल देंगे आपको, उस वहां के आप विजिट करें। हम ले रहे हैं कि वहां पहले लोग वो क्या पैदावार ले रहे हैं, जब हम उनको टेक्नोलॉजी देंगे, उनको सर्विसेज देंगे, खर्चा भी उन्होंने अपना खुद करना है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं हम 20 से 30% उनकी पैदावार वहां पे बढ़ेगी। और उस मॉडल को हम लेके आगे चलेंगे। सिर्फ ये आप हुकूमत जो ऐवान में लोग बैठे हैं उनको बताने के लिए कि हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। अब एक ही जगह पे एक काश्तकार है, वो पैदावार ले रहा है 15 मन और एक ले रहा है 50 मन। मैं आपको अर्ज करूं कि फर्ज किया एक बंदे की पैदावार कपास की आ रही 15-16 मन। मेरे साथ ही तशरीफ फरमाए मोहतरमा राबिया सुल्तान साहबा, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई, बेहतर वहां पे किया, इन्होंने कॉटन में 60 मन पैदावार ली है। और पाकिस्तान अगर ऑन एवरेज सिर्फ 30 मन पे चला जाए तो आपका ग्रोथ रेट कहीं से कहां चला जाएगा। लेकिन सोर्सेस नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, विल नहीं है। हम माजरत के साथ मैं कहूंगा कि हाउस में पर्सनैलिटी पर डिस्कशन होती है, पर्सनैलिटी का साथ दिया जाता है, वहां मुल्क का और ज़राअत का, क्योंकि ज़राअत ही आपका मुल्क है जी, ज़राअत ही पाकिस्तान है। ज़राअत बेहतर होगी तो पाकिस्तान बेहतर होगा। चाहिए ये कि वहां पे दिन मखसूस होने चाहिए कि जहां एग्रीकल्चर पे डिबेट हो, और जो आप लोग फैसले करें, मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत बेहतर फैसले करेंगे, क्योंकि आप में से अक्सरियत की रोजी रोटी सर इसी के साथ है। हमें पता है कि जो अपने एकड़ बेच के इलेक्शन लड़के आते हैं वो नहीं बेचने पड़ेंगे। फिर एक चीज और है जिस पे हमने फोकस नहीं कर रहे, मैं मुल्तान का रहने वाला हूं जी। मुल्तान में हजारों एकड़ जमीन आम के बाग काट के वहां पे रियल एस्टेट का कारोबार हो रहा है जी। वहां पे कॉलोनियां बन रही हैं, हजारों एकड़ है जी। और वो हजारों एकड़ अगले 40 साल तक आबाद नहीं हो सकते। 40 साल तक वहां पे फैमिलीज आके घर नहीं बना के बैठ सकती। लेकिन आज वो बेचे जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। और आम कौन सा जो आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी है, आपकी फ्रूट बास्केट उड़ाई जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। और जो डेटा है वो ये है कि डेली आपका 500 एकड़ जमीन पाकिस्तान की डेली ज़राई जमीन इसमें जा रही है। ये वो बातें हैं जो असेंबली में होनी चाहिए। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर के लिए अब पिछले दिनों ECC की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट की कि अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का नाइट्रोफास का प्लांट बंद है, उसको चालू किया जाए। तो असद उमर साहब ने फरमाया कि वो तो चल गया। जब जाके हमने पता कि अभी तक, क्योंकि हम कॉटन काश्तकार नहीं है, कॉटन के लिए जिस चीज की जरूरत है हम उस चीज की डिमांड करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकें, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे काम होने चाहिए जो मुल्क के मफाद में है। हमारा मार्केटिंग मैकेनिज्म ये है जी, मैं हर जगह कहता हूँ, हमारे खालिस दूध से सनतकार का ये पानी महंगा है जी। जब हमसे दूध खरीद किया जाता है तो वो 6% पे लिया जाता है, जब वो वापस देते हैं 3.5 पे देते हैं, लेकिन उसका रेट हमारे खालिस दूध से उनका पानी महंगा है जी। दूसरा, आज देहातों में अब अगर आके देखें लोगों की सेहत का बहुत बुरा हाल है। वजह यह है कि उनको ना खालिस दूध मिल रहा है, ना पाक और साफ सब्जी मिल रही है। अगर हम मिलके कोशिश करें, हम अपनी कौम को खालिस दूध भी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल भी दे सकते हैं, पाक और साफ। आज गंदे पानी की सब्जियां आ रही हैं। हमारे शहरों का गंदा पानी, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए, हमारे शहरों का गंदा पानी दरियाओं में, नहरों में शामिल हो रहा है। उस पे कुछ फोकस नहीं किया जा रहा, बिल्कुल ही। मेरी यही आपसे गुजारिशात थी। मैं अब मोहतरमा एक राबिया सुल्तान साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। चंद गुजारिशात इसलिए पेश करना चाहूँगी कि जैसे खालिद खोखर साहब ने कहा कि ज़राअत जो है वो हमारी बका है,
और जब बका की बात आती है तो मेरा ख्याल से फिर हमें इसमें ईमानदारी और दयानतदारी से गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरा ताल्लुक़ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है और मैं वहाँ की एक काश्तकार हूँ। और जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि हमारा जो इलाका था वो कपास का इलाका था, क्योंकि जनूबी पंजाब खाने साहिवाल से साउथ कपास का इलाका था। लेकिन माजी में जो हुकूमती पॉलिसीज़ रही हैं उनकी मेहरबानी से वो अब एक गन्ने का इलाका बन गया है। लेकिन उस गन्ने के इलाके में फिर भी मैं अपने कपास को नहीं छोड़ा, क्योंकि कपास मेरा हमेशा से पैशन रहा है। और मुझे बल्कि अक्सर सालों में जब वहाँ के ठेके गन्ने की वजह से बढ़ गए तो लोगों ने कहा कि आप गन्ना कपास क्यों काश्त करती हैं। मैंने कहा जी वो वक्त आएगा जब आपको समझ आएगी कि आपके साथ हशर क्या होगा। गन्ने लगा लगा के एक आपकी ज़मीन तबाह हो जाएगी, दूसरा आपको मिल्स जो है पेमेंट नहीं देंगी, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहेगी। तो वो पिछले साल वो वक्त आया जो गन्ने का काश्तकार था उसके साथ जो सलूक हुआ, जो उसके साथ सितम ज़रीफ़ी हुई, वो मेरा ख्याल से अगले 20 साल वो नहीं भूल सकता। कि 15-15 दिन ट्रॉली वापस आती थी, रेट में भी कटौती की गई। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जो हुकूमत थी वो इस सब काम में शामिल थी। जो रेगुलेटर था जिसने काश्तकार का साथ देना था वो ख़ुद इस काम में शामिल था। बाहर कैफ ज़रात मैं इस तरह से देखती हूँ ज़रात को कि जी अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन ज़मीन दी है और हमें अल्लाह ताला ने मौसम दिए हैं, लेकिन वो क्या वजूहात हैं कि हम अभी तक 3% से ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये एक सवाल है जिसका हमें जवाब तलाश करना है और जवाब तलाश करना चाहिए। अभी एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात हुई, कल पंजाब ने अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च की, बड़ी अच्छी बात है। और माजी में भी कई पॉलिसीज़ हुई, लेकिन अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि इस पॉलिसी को हुकूमत इम्प्लीमेंट करवा सके, क्योंकि हमारी जो मसाइल है वो इम्प्लीमेंटेशन पे। पॉलिसीज़ तो बड़े डॉक्यूमेंट्स, पूरी लाइब्रेरीज भरी हुई है डॉक्यूमेंट्स की, बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्स है और किसी में कोई कमी नहीं है, किसी पॉलिसी में कोई आप पिन पॉइंट करें कि जी ये गलत थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से ज़राअत का ये हाल है। हमारी इकॉनमी जो है वो आज भी कपास के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जैसा खोकर साहब ने फरमाया कि जब हम गन्ना काश्त करते हैं तो उसको हमने एक्सपोर्ट करने के लिए हमें रिबेट देना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी इनफिशिएंट है कि दुनिया में आपको सस्ती चीनी मिल जाती है। तो इस चीनी को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए हम ऊपर से पैसे देते हैं कि भाई ये एक्सपोर्ट कर लो, लेकिन कॉटन में हमने जानबूझ के उसकी सपोर्ट प्राइस हमने ख़त्म कर दी, गन्ने की सपोर्ट प्राइस हमने अभी तक रखी हुई है। अब वो क्या वजूहात हैं कि जिस फसल पे आपकी इकॉनमी का इन्हिसार है उसको हम बिल्कुल इग्नोर करते चले आ रहे हैं, और हम उसका हर साल 14 मिलियन बेल का टारगेट रखते हैं, फिर उसको रिवाइज करके 10 और 11 पर ले आते हैं। तो वो क्या वजूहात हैं कि हमारी कॉटन जो है वो ज़बू हाली का शिकार हो रही है। और हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने इसकी मनसूबाबंदी जो है वो बेहतर तौर पर करनी है। इसमें जो हमारी कमी कोताही है उसको हमने सही करना है, नहीं तो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज सिर्फ इस वक्त कॉटन में है। दूसरी बात की गई हॉर्टिकल्चर की, और आम और किन्नू हमारी दो अहम हॉर्टिकल्चर की फसलें, और इस वक्त 30 से 40% हमारे पास प्रोसेसिंग फैसिलिटी ना होने की वजह से हॉर्टिकल्चर में हमारा ज़िया होता है। जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं उसमें कोई 10 से 15% ज़िया होता है, उसकी स्टोरेज ना होने की वजह से, उसकी प्रोसेसिंग ना होने की वजह से। लेकिन हॉर्टिकल्चर में हमारा आम, हमारा किन्नू जहाँ जहाँ दुनिया में गया है वो बड़ा उसकी मांग है, वो पसंद किया गया है, लेकिन हमने अपनी इसके ऊपर तवज्जो अभी तक वो तवज्जो नहीं दी जो हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमारी आप अगर जीटी रोड पे सफ़र करें, चाहे आप लाहौर से मुल्तान जाए या आप रावलपिंडी की तरफ आए, तो आप देखेंगे कि जो हमारी प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है वो हाउसिंग कॉलोनीज बनती जा रही है। कोई कानून नहीं है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा। और चूंकि यहाँ मेंबर पार्लियामेंट के बैठे हैं तो मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बात करूँगी
कि हमें इसके ऊपर कोई कानून साजी करनी चाहिए, कुछ इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि ज़मीन तो ऐसी नहीं है कि इन्फिनिट कोई रिसोर्स है, ये तो वही है जितनी है। अब अगर इस पे हम हाउसिंग कॉलोनीज बनाते जाएंगे, वो हमने ये देखना है कि वो क्या वजूहात हैं कि लोग काश्तकारी छोड़ के और उसको हाउसिंग कॉलोनीज में उनको 4 पैसे बच रहे हैं। तो अगर हमने ज़राअत को प्रॉफिटेबल बनाना है और बना दें, तो मेरा ख्याल से ये जो मसला है इसका तदारुक हो सकता है। फर्टिलाइज़र की यहाँ बात हुई, और जो हमारी इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो खाद है, चाहे वो बीज है, चाहे वो पेस्टिसाइड है, डीजल है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वो काश्तकार की जो जेब है वो उसमें अब सकत नहीं है। और फर्टिलाइज़र की हर हुकूमत जो है वो कोशिश करती है सब्सिडाइज करने की, लेकिन वो सिर्फ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को सब्सिडाइज करती है, और हमारी ये एक बड़ी लॉपसाइडेड सी। मैं तीसरी दफ़ा इस दफ़ा मेंबर नेशनल असेंबली इलेक्ट होके आया हूँ, और अक्सर चेहरे जो मुझे मेंबर्स के नज़र आ रहे हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, वो भी सारे पुराने सीजनल पार्लियामेंटेरियंस हैं। और हमने पिछली गवर्नमेंट में भी और उससे पिछली गवर्नमेंट्स में भी देखा है कि गवर्नमेंट जो है कि किन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती रही है। जैसा कि खालिद खोखर साहब ने कहा कि इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, और मैं समझता हूँ कि उस गवर्नमेंट के अंदर उनमें हमारा भी रोल शामिल है। क्योंकि अगर आप देखें, पार्लियामेंट में जाके देखें, तो वहाँ पे मेजॉरिटी में जो साहिबान बैठे हैं वो सब लोग एग्रीकल्चर से उनकी वाबस्तगी है। तो इसीलिए हमेशा हर गवर्नमेंट में हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक होता है। क्योंकि मेरी निस्बत खानवादे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, और मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि कितने दिन मेरी ज़िंदगी है, कितने दिन ये मेरे पास पोर्टफोलियो रहना है, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि कल को मैंने अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है, और शायद इस मुल्क की आवाम की बेहतरी ही मेरी आखिरत में निजात का ज़रिया बने। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे साथ जनाब फ़खर इमाम साहब जैसे और बीबी आबदा हुसैन जैसे लेजेंड साहिबान भी बैठे हैं कि जो इस शोबे को बखूबी जानते और समझते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी अपनी कोशिश में, जुस्तजू में सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है, लेकिन मैं एज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट ये आपको सबके सामने इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का, जनाब इमरान खान साहब का ख़ास तौर के ऊपर इस सेक्टर एग्रीकल्चर के ऊपर उनकी ख़ास तवज्जो है, और उन्होंने इसको अपनी प्रायोरिटीज़ में शामिल किया हुआ है। आज यहाँ पे हमारा इकट्ठे होने का जो मकसद है कि हमने वे फॉरवर्ड्स निकालने हैं कि हमने इस फील्ड के अंदर आगे क्या, इसकी बेहतरी के लिए हमने क्या लाए अमल अडॉप्ट करने हैं। और मुझे इस चीज़ पे अल्लाह ताला पे भी यकीन है, और इस चीज़ की खुशी है कि जैसे आज सारे साहिबान यहाँ पर इकट्ठे होके बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इस सेक्टर में बहुत बेहतरी आएगी। जैसे कि मेरी बहन राबिया सुल्तान साहिबा ने जो रिसर्च के ऊपर फरमाया है, हॉर्टिकल्चर के ऊपर इन्होंने फरमाया है, इन चीज़ों के ऊपर वाकई ही हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। रिसर्च सेक्टर के ऊपर हमें बेपनाह तवज्जो देने की ज़रूरत है, और रिसर्च के ऊपर भी मैं आपके गोश गुजार करूं कि जैसे आप आज एक पौधा लगाते हैं तो उसका फल जो है वो फ़ौरन आपको नहीं मिलता, उसके लिए आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। रिसर्च सेक्टर की भी यही पोजीशन है।
जैसे कि मैं अक्सर जगहों पे जाके मैं एक बात का बार बार जिक्र करता हूँ कि हमें जो है कि जी हमने कहीं भी अगर किसी भी सफ़र के लिए हमने जाना हो और किसी भी मंजिल की हमने तलाश करनी हो, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम रास्ते का तयन करते हैं। जब आप लोग एक रास्ते का सही तयन कर लेते हैं तो फिर वो वक्त दूर नहीं होता कि आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ना सकें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से इन तमाम साहिबानों की इतना इंटरेस्ट लेके इधर बैठने में आइंदा आने वाले वक्त में एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत बेहतरी आएगी। और मैं एज ए मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मैं सबको वेलकम करता हूँ कि मेरी मिनिस्ट्री के दरवाज़े तमाम साहिबान के लिए हर वक्त खुले हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा, हमारी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला वो तमाम फैसले भी करेगी और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेगी। इसके साथ ही मैं तमाम साहिबान का आखिर में दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वेलकम करता हूँ हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं उनको वेलकम भी करता हूँ और मैं इसके साथ इजाज़त भी चाहूँगा कि आज यहाँ पे मेरे आने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं सब साहिबान को ये बावर करवा सकूँ कि हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में भी एग्रीकल्चर है और हम लोगों ने इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में जो खान साहब ने वादे किए हैं कि हमने बिल्कुल रेवोल्यूशन दे के आना है इस एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से और इन तमाम साथियों की काविश और इनकी वजह से इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर आएगी जी। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज ये है सर कि हमारा जो इशू है ना इस वक्त के 2008-9 में उसी हिसाब से एलोकेट किया जाए ताकि हमारे पास हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया के साथ मिल सके, लेवल प्लेइंग हमें फील्ड मिले। कुछ आलू के काश्तकार के लिए स्पेशली बात की जाए क्योंकि बार बार फोन आ रहे हैं। करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा हमारी जो राइस की फसल हुई है उसमें हमारे काश्तकारों को बहुत अच्छी प्राइस मिली है। उसके बाद जो मेज़ की फसल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काश्तकारों को उनको भी बहुत अच्छी प्राइस मिली है। जब मेरे नोटिस में आया कि आलू की फसल के ऊपर जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तकरीबन 11 या 12 रुपए पर केजी है और इस वक्त जो किसान को मिल रहे हैं वो कहीं 5 या 6 रुपए के करीब मिल रहे हैं, तो मैंने एक हफ्ते के अंदर 2-3 मीटिंग्स की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि जी हमें फिल फॉल इंटरवीन करके कुछ स्टॉक हमें ख़रीदना चाहिए जिससे कि मार्केट में प्राइस इसकी बेहतर हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरी बात से इत्तफाक भी किया क्योंकि आलू की फसल की 95% जो प्रोडक्शन है वो पंजाब से लिंक्ड है। और इत्तफाकन जिस दिन मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है जनाब चंद साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे जी। हम दोनों भाइयों ने जो अपना केस वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया है, तो हमने कहा है कि जनाब ये एक चीज़ बिल्कुल हमें एक्सपोर्ट के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हमें एज ए फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट मिलजुल के हमें कुछ ना कुछ ख़रीदो फरोख्त भी करनी चाहिए। उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है कि इसकी प्राइस जो है कि बेहतर आ जाए। आलू की प्राइस बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ साहिबान उस वक्त बैठे थे, पंजाब के हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे थे
उनका वहाँ पे मौक़िफ़ था कि जो आलू की प्राइस है वो सिर्फ एक्सपोर्ट से बेहतर हो जाएगी, उसको अगर हम लोग ख़रीदें या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने वहाँ पे उठते वक्त चंद साहब मेरे गवाह हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात की थी कि जी मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, हम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और कल को जब आज से को 15-20 दिन या महीने के बाद अगर हमने इंटरवीन करके कुछ आलू ख़रीदने के लिए कुछ इकदाम किए भी सही, तो मैं समझूंगा कि उस वक्त आम काश्तकार को उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। और मेरी बात को सेकंड करते हुए चंद साहब ने भी ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में दी कि जी वाकई महबूब सुल्तान जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका और कोई हल, इसकी सिर्फ यही सलूशन है कि हमें इसमें इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब की एक अपनी सोच थी और मुझे खुशी हुई है कि कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करें कि अब हमें इंटरवीन करके कुछ ख़रीदना चाहिए। तो मैंने उनको कहा है कि जी मैं उस वक्त भी हाजिर था, मैं आज भी हाजिर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह ताला, और प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला करेंगे भी सही। जी बहुत शुक्रिया। जी मैं जनाब हमारी मिनिस्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को यहाँ आने पे वेलकम करता हूँ। जी जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग आउट आया हुआ है और बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है, कुछ नेचुरल वजूहात की वजह से और कुछ सियासी बुनियादों की वजह से, पर यकीनन पानी नहीं है तो उसका बहुत बुरा जो वहाँ सूरत हाल है, तो मैं उसकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ आई हूँ। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि हर सूबे की अपनी एक डायनामिक्स है, वहाँ की सूरत हाल एक डिफरेंट है और क्रॉप की भी जो सिचुएशंस हैं मुख्तलिफ हैं, ज़मीन की क्वालिटी डिफरेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे फैक्टर्स जो हैं, और इस इत्तेहाद में बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे कि उन चीज़ों के हम एक क्रॉप के हवाले से बात के बजाय हम एक ओवरऑल पॉलिसी की बात करें। और एक तो है जो इमीडिएट रिलीफ होने चाहिए, फिर जाहिर है कि जो भी नेक्स्ट क्रॉप जो भी एक्सपेक्टेड है उसके, क्योंकि अगर हम सिर्फ एडॉकिज्म पे काम करेंगे या सिर्फ एक आज क्राइसिस है, आज इस क्रॉप का है तो सिर्फ इमीडिएटली, तो यकीन मानिए कभी हुकूमतें कर सकेंगी, रिलीफ दे सकेंगी, कभी नहीं दे सकेंगी। ये हम सब मानते हैं, ये हुकूमतें भी मानती हैं कि ग्रोअर इस एग्रीकल्चर जो है वो हमारे मुल्क की बैकबोन है। जाहिर है कि इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री के भी एक मैं समझती हूँ दामन चोली का है, एग्रीकल्चर हो एंड इंडस्ट्री हो, और हमेशा इन दो ग्रुप्स को लड़वा दिया जाता है। और इसलिए हमेशा मैंने कैबिनेट में भी ये बात महसूस की कि हम ये समझते हैं कि नहीं जी एक इंडस्ट्री का ग्रुप बना दिया जाता है, एक एग्रीकल्चर का कर दिया जाता है, वो आपस में लड़ रहे होते हैं और ना रिलीफ, कभी उधर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, कभी उधर टैक्सेस कर दिए जाते हैं। तो ये सॉल्यूशंस नहीं है, हमें दोनों को साथ लेते हुए, क्योंकि मैं अगर सिर्फ शुगर केन की, अगर केन की प्राइस नहीं मिलती जो कि इंडस्ट्री से आनी है, तो वो कैसे होगा? इंडस्ट्री प्रॉफिट नहीं बनाएगी तो वो आगे से ग्रोअर को कैसे देगी प्राइस? तो ये सारे फैक्टर्स हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि आपके छोटे ग्रोअर से लेके बड़े ग्रोअर तक के हमें अपने अंदर भी इत्तेहाद जरूरी है, अक्रॉस सारे प्रोविंसेस का जरूरी है, सारी क्रॉप्स पे वो है, उसके बाद आप इंडस्ट्री को भी अपने साथ लेके चलिए ताकि हम उस सियासत का शिकार ना बने। पहली चीज। दूसरी चीज, आप सब बहुत बाशऊर लोग यहाँ बैठे सब समझते हैं 70% आबादी हमारी गांव में है, रूरल एरिया में है, एक सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपकी रूरल एरिया में है, और वाहिद एक प्रोफेशन जिसमें पार्टनरशिप मिलती है अगर किसी गरीब आदमी को, वो एग्रीकल्चर होता है। मैं
चंद एक कोई होंगी ऐसी मिसाल, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड मैं समझती हूँ आज आपका ग्रोअर भी बहुत बाशऊहारी है, मजदूर नीचे जो भी आपके लेबर है वो बहुत बाशऊर है, वो अपने हकूक समझते हैं, वो जानते हैं। तो कहीं उनके साथ पार्टनरशिप आपकी 25% पे है, कहीं 50% पे है, कहीं आप ठीक है जो भी हर एक अपनी अपनी उसके मुताबिक करता है। लेकिन वाहिद एक इदारा जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वो एग्रीकल्चर है। और हम अभी इस डिलेमा में फंसे जी, ये सूबाई सब्जेक्ट है या फेडरल सब्जेक्ट है, तो फेडरल फूड सिक्योरिटी फेडरल है तो लेकिन एग्रीकल्चर डिवॉल्व, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये सबको कोऑर्डिनेशन के साथ फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंसेस हो उनको करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, टैक्सेस भी हम देते हैं, आबियाने भी देते हैं, सब कुछ देते हैं हर किस्म का। देखिए अगर आपने गुर्बत खत्म करनी है तो आपने अपनी एग्रीकल्चर को संभालना होगा। अगर जी एग्रीकल्चर को संभालना होगा, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे, जो सबसे ज्यादा अगर आपकी फूड खाना खुराक जहां से आती है अगर उनको आपने लुक आफ्टर नहीं किया तो हम आने वाले वक्तों में जैसे क्लाइमेट चेंज का है उसे भी हमें नजर में रखना है कि हम बड़ी खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी यही होगी कि बदीन, अगर मैं बदीन की मिसाल लूं तो एक तरफ तो सी इंट्रूजन हो रहा है, जमीनें हमारी खराब हो रही हैं, दूसरी तरफ से ड्राउट है, आपका पानी नहीं जा रहा कोटरी से नीचे आप, और यही सबसे बड़ी जो उसकी है कि चाहे जो भी एक्सप्लेनेशन या ये देते रहे, सी इंट्रूजन हो ही इसीलिए रही है क्योंकि ऊपर से फ्रेश वाटर नहीं आ रहा, आपके मैनग्रोव तबाह हो रहे हैं, आपके जो है मेन चीज उससे मरीन लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जमीन की क्वालिटी खराब होती जा रही है। हम क्योंकि यहाँ वर्ल्ड बैंक के भी हैं, LBOD जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए कि ड्रेनेज के, उसने तबाही आई है क्योंकि जो भी करप्शन उस वक्त हुई उसकी वजह से। आज हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी पानी की हमें शॉर्टेज है, मुल्कों शॉर्टेज है पानी की, और उसमें बहुत ज्यादा पानी जो है एग्रीकल्चर में जा रहा है क्योंकि हम टेक्निक्स को जो हाँ दुनिया चली गई है, जिस तरह वाटर मैनेजमेंट है वहां पे हमें वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारे आगे आए और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से जरूर वो गाइड करें। लेकिन जहां जहां पानी की चोरी हो रही है, आज अगर बदीन में जिसके पास कोई बड़े ग्रोवर्स नहीं है लेकिन अगर कोई 20 एकड़ का भी था, आज यकीन मानिए कि वो 1 एकड़ और 2 एकड़ का उनके ऊपर एग्रीकल्चर कर सक रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त हुकूमत से होगी, एक तो आपके टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, आप टैक्सेस में देखिए, दूसरी है चीज आप जो कर्ज देते हैं, एग्रीकल्चर लोन जो है वो एक वेलफेयर के तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा कि वो बजट में डाल रहे हैं कि जी हमने इतने अरब एग्रीकल्चर लोन के लिए रख लिया और इतना यूटिलाइज हुआ है, ठीक है एक अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट हमें कम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्रीकल्चर बेहतर हो तो आपको वो एग्रीकल्चर लोन पे इंटरेस्ट कम करने पड़ेंगे, आपको मिडिल मैन का रोल खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं कराची में 120 रुपए का टमाटर खरीदती हूँ तो मैं खुद बदीन में 5 रुपए की टोकरी जिसमें 5 किलो टमाटर आता है वो हम 5 रुपए में जाती है। ये सूरत हाल है।
तो ये जो गैप है और ये मिडिल मैन है रोल, उस रोल को खत्म करना होगा। उसके लिए हुकूमतों को कोई वो पॉलिसी देनी पड़ेगी, चाहे आलू की बात हो, चाहे टमाटर की बात हो, भिंडी की बात हो, क्योंकि बहुत कम जो भी हमारे पास वहाँ पे होती हैं। आपने कहा साड़ियों का बहुत अच्छा रेट आया, जी जरूर कह सकते हैं कि अच्छा आया, लेकिन वहाँ भी बहुत से लोग इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्रीज थी जिनके पास गया वो अब उनकी मर्जी से प्राइस कटी और उसका बेनिफिट उस तरह नहीं आया, क्योंकि ग्रोअर जो है वो उधार पे फर्टिलाइजर लेता है, उसी इंडस्ट्री से उधार पे पेस्टिसाइड लेता है और सारी डीजल वगैरह सब वो इंडस्ट्री देती है, फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो रेट काटते हैं और फर्टिलाइजर के रेट भी वो डिसाइड करते हैं। तो दैट इज वेयर के जो एक हमें हुकूमतों को या प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले और रिसर्च भी जहाँ तक सीड्स का रिसर्च है वो भी सारा हमारे तो सिंध में तो बिल्कुल तबाह बर्बाद है, कोई रिसर्च सेंटर काम नहीं कर रहा। तो मैं बहुत जरूरी है कि सही क्वालिटी ऑफ सीड्स आनी चाहिए, सही क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड होनी चाहिए, कोई क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसी आनी चाहिए कि जहां भी ये जिस तरह इराटिक वेदर है वो सूरत हाल, अगर आपने गुर्बत को खत्म करना होगा तो आपको क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसी भी देनी पड़ेगी। उसमें आप एक प्राइवेट सेक्टर को लाइए, प्राइवेट सेक्टर भी देखे और प्राइवेट सेक्टर को सीड रिसर्च में भी इंगेज कीजिए। मुझे कराची ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया कि जी कॉटन की सीड की रिसर्च की है और जिससे उनकी प्रोडक्शन उन्होंने ट्रायल बेसिस किए हैं, पंजाब में 3 गुना ज्यादा हुई है। मैं उनसे कराची जाके मिलूंगी भी, लेकिन ऐसी कोई चीज है तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स को हमें ज्यादा से ज्यादा इंगेज करना चाहिए और हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को, फेडरल गवर्नमेंट को इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। जैसे आप इंडस्ट्री के उस पे बेनिफिट दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट पे टैरिफ कम और इंपोर्ट पे भी आप टैरिफ पूरे उनको, तो इसी तरह आप ये अगर जो भी आप स्टॉक कीजिए, जैसे शुगर टीसीपी खरीदती थी, इसी तरह अगर ये जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उन्हें आप लीजिए। और आज क्योंकि दुनिया हमारे साथ एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो उसके लिए आप हमें वो इंसेंटिव्स दीजिए, वो मौके पैदा कीजिए कि जहां पे आपकी क्रॉप भी एक्सपोर्ट हो सके। ये आलू है या आपकी भिंडी है या टमाटर है, और टमाटर के लिए तो मैं स्पेशली ये कहूंगी कि इंडस्ट्री जरूर आए, प्राइवेट सेक्टर बीच में जरूर आए, हुकूमतों ने इंसेंटिव्स दे कि ऐसे एरिया में जहां बहुत ज्यादा गुर्बत है, आप स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप एसएमईज वो कर रहे हैं, तो उसमें के क्रॉप रिलेटेड आपके एसएमईज में अगर टोमेटो पेस्ट इंडस्ट्रीज हैं या और ऐसी जो भी पैरिशेबल आपके है एग्रीकल्चर जो भी क्रॉप्स आपके हैं, कि उसके लिए वहां पे इंसेंटिव दें। जहां भी इकोनॉमिक जोन्स बनाने जा रहे हैं कि जी एग्रीकल्चर रिलेटेड आपकी जरूर वहां पे इंडस्ट्री को लाया जाए, और चाहे आप सीपैक के उसमें कर रहे हैं या आप टर्की के साथ एक वो करने जा रहे हैं, दुबई और सऊदी अरेबिया इस वक्त आपके लिए वो कर रहा है, हमें दुबई के लिए भी वो करना चाहिए कि क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जो भी एग्रीकल्चर, हमारी राइस जाती है वहाँ, लेकिन वहां पे दोबारा पैकेज होती है दूसरे में और फिर वो आगे एक्सपोर्ट की जाती है। तो वो सब हमें देखना है कि डायरेक्ट हमसे ले और आप एक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इन ग्रोअर्स को इंगेज कीजिए, और ताकि वहां पे गवर्नमेंट किस तरह हमें फैसिलिटेट कर सकती है वो होगी। मैंने काफी मिस किया, मैंने आपका टाइम भी ज्यादा लिया, मैं एक दफा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके इत्तेहाद के। और प्लीज अगर कोई भी आप लोगों की इनपुट हो हमें जरूर बताइए, कहीं पे किसी की कोई अच्छी सीट की, क्योंकि बदीन का लावारिस एक डिस्ट्रिक्ट है और मैं समझती हूँ कि वहाँ के बहुत ही गुर्बत, अगर स्टंटेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, गुर्बत की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आज वहाँ पाई जाती है।
तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त भी है कि जब भी आप बात करें सबकी बात करें और ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों की बात करें। बहुत शुक्रिया। इंतजार कर ले। दूसरा हार्ट का मरीज है, पहले हार्ट वाले को अटेंड कर ले। आज कैफियत यह है कि आलू के जो काश्तकार हैं वो बेचारे हार्ट के मरीज बन चुके हैं, क्योंकि आलू पड़े हैं, कोई खरीदार नहीं है, हार्ट के मरीज बन गए, बाजारों में ढेर लगे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि एक तो फर्टिलाइजर की कीमत, यूरिया की कीमत में कमी की जाए, डीएपी में कमी की जाए, पोटाशियम कमी की जाए और इसका सदुपयोग किया जाए। और पहले हुकूमत ने इस पे सब्सिडी दी थी जो उसके बाद खत्म हो गई, अब आसमान तक पहुंच गए। फिर पेस्टिसाइड जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, वो देखिए उसकी कीमतें कितनी बढ़ी हैं, पिछले माह से लेकर आज तक कहाँ 6 गुना बढ़ गई हैं। यानी वो गंदी बूटियों को खत्म करने वाली जो स्प्रे वाली पेस्टिसाइड है उसकी कोई 6 गुना ज्यादा कीमत हो गई। तो ये 3-4 आइटमें हैं, पहले इनको तय कर लें, बाकी बाद में हम करते रहेंगे। मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया। भी बारानी इलाके का और काश्तकार का तो पूरे मुल्क में इस्तेसाल है। काश्तकार का ताल्लुक सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है या पंजाब से है, बड़ा है या छोटा है, इस्तेसाल सबका है। तो मैंने भी अर्ली एज में ज़मींदारा भी शुरू किया। 80s में उस वक्त अंदाज़ा लगा लें कि वीट यील्ड कंपटीशन हुआ करते थे, उस वक्त की गवर्नमेंट करवाया करती थी और मैं उनमें पार्टिसिपेट किया करता था। और मैंने 2 बार अपने ज़िले का बेस्ट ग्रोअर 80s में, अर्ली 80s में, और मैंने ट्रैक्टर इनाम भी जीते। एक लगाव भी है इस प्रोफेशन के साथ और सोर्स ऑफ इनकम भी सिर्फ यही है, सफ़ेद पोशी भी इसी पे है। और मैंने इसी वजह से 80s में बरानी इलाके के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ काश्तकारां बरानी इलाका पटवार की एक तंजीम बनाई थी। लेकिन बदकिस्मती से तंजीम को जिस तरह एक्टिवली या इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। अभी मैं देखता हूँ कि लेकिन एक तो किसान इताअत जिसके फोरम पे आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अच्छा इनिशिएटिव है इनका जो कि आज की इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। फतेहाना साहब ने इस कॉन्फ्रेंस को कोऑर्डिनेट किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कई फोरम्स हैं जैसे कि किसान इताअत भी है, फार्मर एसोसिएशन भी है, जैसे मैंने अपना कहा अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ काश्तकारां बरानी इलाका जात। हमारे एरिया में ग्रेप्स की ग्रोइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पे भी एक हमारी तंजीम बनी है पटवार में, मैं उसका भी एक मेंबर हूँ, एक कारकुन हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि कुछ बुनियादी फैसले होने चाहिए। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है बिजनेसमैन का, हमारी कई तंजीमें हैं, ये तो 4-5 की मैंने बात की, इलाकाई कई तंजीमें मौजूद हैं। तुम्हारा भी कोई चैम्बर होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें इसके लिए काम करना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरल लेवल पे होना चाहिए, एजेंडे का हिस्सा जी, और फिर प्रोविंशियल लेवल पे भी होना चाहिए। हर सूबे के मसाइल, सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका मसाइल तो सूबाई लेवल पे भी होना चाहिए। इसके लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स हम सब की और कोऑर्डिनेट एफर्ट्स जिसमें हम सब शामिल हैं, कैबिनेट कोलीग्स भी शामिल हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं। सबसे पहला काम तो खोकर साहब हमें ये करना चाहिए कि अपना एक चैम्बर बनाना चाहिए और उस चैम्बर के ज़रिए फिर हमें मूव करना चाहिए। पॉलिसीज़ कोई भी गवर्नमेंट आए, मुझे तो दुख होता है, मेरी 5 कंसेक्टिव टेन्योर्स हैं पंजाब असेंबली की, पंजाब असेंबली, और वहाँ पे नुमाइंदगी मोर देन 70% काश्तकारों की है। लेकिन जितना बेजुबान मैंने उन्हें देखा, असेंबली में आ जाते हैं, प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं कर पाते। एक बार मुझे अच्छे तरीके से याद,
फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी, पीपल्स पार्टी की थी, हम प्रोविंस में थे, प्रोविंस में भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, और फैसला हुआ कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाना है। फैसला हो गया और प्लान मूव होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चंद लोग गवर्नमेंट के स्पोक्समैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, दाएं बाएं से आवाज़ है जी प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर दिया, सब क्लब बैक करते हैं। मैं, हाजी अफजल जान नदीम चंद साहब के वालिद साहब, राना सुहेल नून मुल्तान से, और चौथे नवाबजादा मजहर गुजरात से, हम 4 काश्तकार, हमने फैसला किया, हमने बैठ के 4 दोस्तों ने इमीडिएट वहाँ फैसला किया कि ये अगर एग्रीकल्चर टैक्स लग जाता है तो सबसे पहले तो जमींदार की पीठ पे और वजन, जैसे गद्दे पे थड़ा डालते ना, ये बगैर थड़े के वजन था। और दूसरा कि हम पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रूरल एरिया थी और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी खराब होगी तो ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो हम 4 दोस्तों ने फैसला किया कि हमने अपोज करना है, और हमने ऐसा तरीकाकार किया, हमने अपोज किया, खुल के पार्लियामेंट्री ग्रुप के अंदर अपोज किया और एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगने दिया। और फिर इस पे हमारी एक्सप्लेनेशन भी कॉल हुई। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे खुद याद कि मुझे बुला के कहती हैं, सरवर खान आपको अपनी पार्टी के खिलाफ अच्छी तकरीर करनी आती। तो मेरी एक्सप्लेनेशन हुई, मैंने कहा जी चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में हम पार्टी की हर पॉलिसी को डिफेंड करते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी में अगर बात ना करें तो कहाँ करें। बहरहाल वक्त गुजर गया, अब सिर्फ कहने की बात, पार्लियामेंटेरियन मेरे कुलीग, मेरे भाई, काबिल एहतराम लोग सारे तशरीफ फरमा हैं, सीनियर राइट लेफ्ट दोनों साइड्स पे। सबसे पहले तो प्रॉपर फोरम, और ये छोटी छोटी तंजीमों को हमें मर्ज करना चाहिए, और ये फोरम 4 प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे होना चाहिए और मरकजी सतह पे होना चाहिए। और मैंने देखा है जी, जैसे मैंने कहा कि इतना अरसा पॉलिटिक्स में हमारे जो बिजनेसमैन, उनके लिए रॉ मटेरियल तो हम है, बेस उनका हम है, हमें कोई पूछता नहीं, पॉलिसीज उनकी मर्जी से बनती हैं, बजट बनना है, टैक्सेशन होनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगनी है, एग्जेम्पशंस होनी है, रिबेट्स होने हैं, सब उनके लिए हैं, सब्सिडीज होनी है, सब उनके लिए हैं, काश्तकारों के लिए कुछ नहीं। तो कम अज कम इसमें लीड लेनी पड़ेगी जो हमारे पार्लियामेंटेरियन भाई हैं। और मैं कोकर साहब कैबिनेट में भी हूँ और कैबिनेट की कई कमेटीज में भी हूँ, तो इंशाल्लाह इनिशिएट आपने करना है, सपोर्ट हमने करना है इंशाल्लाह ताला। आपके नुमाइंदा बन के, नुमाइंदा क्या, हम तो बराह रास्त इफेक्टी हैं, हम खुद मुतासरा लोगों में से हैं, तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ थोड़ा फ़ाल होने की ज़रूरत है। तो जब फ़ाल हो जाएंगे चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और सबसे अहम इशू जो मेरी बहन फहमीदा मिर्ज़ा साहबा ने बात की, मिडल मैन के रोल को मिनिमाइज़ करना है, ख़त्म नहीं कर सकते। आप देखेंगे हर प्रोविंस में मार्केट कमेटीज़ एक्ट मौजूद है, सिंध मार्केट कमेटी एक्ट है, पंजाब है, KP का है, बलूचिस्तान का है। हम जहाँ बैठे हैं पिंडी इस्लामाबाद में, यहाँ कोई एक्ट अप्लाई नहीं करता। और यहाँ का मिडल मैन, यहाँ का आड़ती 6 बाय 10 की दुकान लेके बैठा है, इस्लामाबाद का सबसे, पिंडी इस्लामाबाद का सबसे अमीर आदमी है, 6 बाय 10 की उसकी दुकान है इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में, और इस्लामाबाद पिंडी का सबसे अमीर आदमी वो ही है। ठीक है, अल्लाह की देन है, रिज़्क जिससे देता है, लेकिन हमारा खून चूसता है वो। उसके रोल को हमने मिनिमाइज करना है। मार्केट कमेटीज हमारी गवर्नमेंट भी है, इस पे भी रिव्यू होना चाहिए। और प्योरली अब मुझे पता चला है फतेहाना साहब, इसे हमने फॉलो करना है, ऐसे भी किसी हवाले से कि मार्केट कमेटीज में अब ये एक ओहदा दिया जा रहा है कुछ सियासी लोगों को। अच्छी बात है, सियासी लोगों को ये ओहदे देने चाहिए, लेकिन वो सियासी गैर ज़राअत पेशा ना हो, ज़राअत पेशा होना चाहिए कि मार्केट कमेटीज का जिसने लेकिन बनते रहे, हम देखते रहें। तो बस यही मेरी चंद गुजारिशात थी जी, वक्त की कमी है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही है और होनी है, लेकिन बामरे मजबूरी मुझे जाना होगा जी।
लेकिन जो भी मीटिंग होगी, जब भी मीटिंग होगी, जिस लेवल की मीटिंग होगी, जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे इंशाअल्लाह ताला उसे बेहसन तरीके से पूरी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये मेरी मुख्तसर सी गुजारिशात थी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। चल जी, ये एग्रीकल्चर जो लोन है उस पे जो हम मार्कअप देते हैं, इट्स काइबर प्लस 5% विच कम्स टू नियरली 14%। तो जो मार्कअप दिया जा रहा है एग्री लोन पे इज 14%। तो वहाँ उसके लिए जरूरी है कि उसको नीचे लाया जाए। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में मैं एक अर्ज करना चाहूँगा। एक मिनट, जो आपकी मौजूदगी में मिनिस्टर साहब हमारे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद है और बड़ी अच्छी बातें की है, मैडम ने भी और खान साहब ने भी। लेकिन जो फोरम का इनेकाद किया गया, मैं आपको बहुत इसका शुक्रिया अदा करता हूँ और मिनिस्टर साहबान ने टाइम निकाला है इस कॉज के लिए। हमने आपसे डिमांड करनी है और आपने एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैमरे पे बैठ के हमारे फैसले कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इतने यहाँ पे हमारे सीनियर्स आए हैं, हम इनकी मौजूदगी में चंद निकात तो ऐसे हों जो हम फाइनल करें और इनको मैंडेट दें और ये हमारी आवाज़ उठा के कैबिनेट में जाके उठाएं। जी बिल्कुल, बैठे हैं बहुत सीनियर मेंबर्स। गैस भी दे रही है और सब्सिडी भी दे रही है। और जिस प्लांट का आपने जिक्र किया है, बस ये थोड़ा सा क्राइसिस है, विंटर क्राइसिस। इंशाल्लाह ताला मार्च के बाद उसे भी गैस बात कर लेंगे ना। चलो, राइट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, खुदा हाफिज़। पहले तो मैं समझता हूँ कि किसान इत्तेहाद का हम बहुत ममनून है और ये हमारे मौसम है काश्तकारों के कि इन्होंने किसानों के काज को एक नई सिरे से ज़िंदगी दी। दूसरा मैं समझता हूँ कि हम जो खसूसी तौर पे पार्लियामेंटेरियन हैं, हमने अपने क्लास के साथ, जिस क्लास ने इस मुल्क को बचाया हुआ है, जिस क्लास ने हमें असम्बली में भेजा है, हम उसके साथ बहुत बड़ी बददियानती करते हैं। हम डिमांड्स अपनी, हमें बजट हमने पास करना होता है, बजट हमारे हाथ में है, हमारे हाथों से कारपोरेट सेक्टर इस मुल्क को लूटता है, उसका ज़िम्मेदार भी हम हैं। और यकीन जानिए ना, कभी अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि असम्बली में डिबेट होनी चाहिए, तो आप हर रोज़ मोशन ला सकते हैं, रूल्स मौजूद हैं, रूल सस्पेंड करवा के आप डिबेट हर चौथे दिन करवा सकते हैं। और किसान की तो हर फसल, हर महीने एक फसल आती है, वो फसल का डिज़ास्टर भी साथ ही होता है। यहाँ तो डिज़ास्टर का हम इंतज़ार करते हैं, किसान का फसल डिज़ास्टर तो हर महीने होता है। तो मेरी अपनी पॉलिटिकल क्लास से ये गुजारिश है कि सियासत भी कारपोरेट सेक्टर ने छीन ली है तकरीबन। यही एक सियासत बची थी ज़मींदारों के पास। ये भी पहले जागीरदारों का माइंडसेट था, जागीरदारों की जगह अब कैपिटलिस्ट फ्यूडल माइंडसेट आ गया। उस कैपिटलिस्ट फ्यूडल माइंडसेट ने ये सियासत भी छीन ली और सियासत के हम तो आलाकार हैं उस कैपिटलिस्ट माइंडसेट के, और उस माइंडसेट के ज़रिए हम अपने किसानों का खून निचोड़ने में उनको मदद दे रहे हैं। मैं तो इसमें अपने आप को कसूरवार समझता हूँ और मेरी ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन से गुजारिश है कि अपनी अपनी जमातों में हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये एक हमारा जॉइंट फोरम है, इसमें कोई सियासत नहीं है। किसान बचेगा तो ये मुल्क बचेगा, किसान बचेगा तो ये शहर आबाद होंगे और ये इंडस्ट्री चलेगी और ये ब्यूरोक्रेसी और ये सारे चीज़ें मौजें तब करेंगी, किसान बचेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि थोड़ा सा इस इशू को सीरियस लें और अपनी असम्बली के अंदर और अपने पार्टियों के अंदर, मैं देखता रहता हूँ कि पार्टियों के अंदर लोग बात करते हैं लेकिन उसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म के ज़रिए हम बात नहीं, हवा में बातें की और बहस की और चले गए। तो अभी भी आपका बजट आ रहा है, अपने बजट में आपने किसान का, अब ये जो एक पेट्रोलियम पे एक ड्यूटी ख़त्म की जा रही है फर्टिलाइज़र पे, उसमें हुकूमत ने तो ये फैसला किया है कि 300 रुपया यूरिया सस्ती होगी, उस ड्यूटी को ख़त्म करने JIVDC के 200 रुपये, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं होगा, अमलन वो नहीं होगा। यूरिया किसान फर्टिलाइज़र वाले स्टे लेके बैठे हुए, 120 अरब रुपया गवर्नमेंट का उन्होंने देना है, जो फिगर मैंने खुद देखे, और खुद स्टे पे बैठे हैं
आगे हमारे 37 बिलियन किसानों की सब्सिडी ले कौन रही है? इंडस्ट्री ले रही है, और दे कौन रहा है? हम पार्लियामेंटेरियन दे रहे हैं। मैं किसी ब्यूरोक्रेट को जिम्मेदार, ब्यूरोक्रेट सरकारी एहलकार होते हैं ना, ओवरसाइट तो हमारे वोट, लोग हमें वोट देते हैं ओवरसाइट के लिए। अगर हम ओवरसाइट नहीं करेंगे तो फिर हम रोते भी रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जो हम करते हैं। मेरी अपनी क्लास से गुजारिश है कि इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से हमें निकलना चाहिए। रिसर्च सबसे बड़ा शोबा है जो मैं समझता हूँ, रिसर्च के ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे, उसके ऊपर हम पार्लियामेंटेरियन का हक है कि हम उसके ऊपर कोई करें। दूसरा सूद वाला मामला, ज़रूरी तरक्याती बैंक जब बना था तो ये कोई सोर्स ऑफ इनकम के लिए नहीं बना था, ये किसान को सपोर्ट के लिए बना था। आज बदकिस्मती ये है कि हर साल इसका प्रॉफिट शो किया जाता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट शो किया जाता है। किसान का खून निचोड़ कर जो खून निचोड़ा जाता है उसको प्रॉफिट के शोबे में शो किया। तीसरा मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट अगर 3 सेक्टर में हमारे सपोर्ट दे दे तो बाकी प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए हम कंपटीशन के ज़रिए ऑटोमेटिकली तरक्की करेंगे। तो आखिर में मेरी अपने पार्लियामेंटेरियन से यही गुजारिश है कि सिर्फ हम अगलों से डिमांड करते रहें, ये हमने खुद करने हैं, ये हमारे करने वाले काम हैं। हम दूसरों से, खालिद खोकर साहब या किसान अताद से हमने क्या डिमांड करनी है? ये हम अपना मैं समझता हूँ ये जो पार्लियामेंटेरियन बैठे ये हमारा काम है। थैंक यू। मैं सबसे पहले खोकर साहब आपको, आपकी पूरी इंस्टीट्यूट अपने तंजीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया और बोलने का मौका दिया। बड़ी सहरासिल गुफ्तगू है, बड़ी फ्रूटफुल जो मुशावरत हुई है। चंद साहब क्या मीटिंग्स बुलाते हैं, फलां चैम्बर की, उस चैम्बर की, टेक्सटाइल वाले आ गए, फलां वाले आ गए, हमारे ज़मींदारों को पूछता ही नहीं है जी। तो मैंने कहा ऐसे अब असल साहब नहीं चलेगा, अब हमसे ये तवक्कुआत मत रखें जो हम आंखें बंद करके और कान बंद करके वोट डालेंगे, हम ऐसे नहीं डालेंगे। नो डाउट वी बिलोंग टू ट्रेजरी बेंचेस, वी आर सपोर्टिंग पीटीआई, वी हैव जॉइंट पीटीआई। I have been elected as an independent candidate, but I have joined PTI. तो इसमें कितनी बदकिस्मती है कि अगर ज़मींदार, हमारे काश्तकार की अगर हमारे अजनास से फसलें नहीं होंगी तो ये मिलें कैसे चलेंगी? ये हमारे जो मिलों वाले भाई हैं, अगर हम कॉटन ग्रो नहीं करेंगे इनकी कॉटन इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अगर हम शुगर केन नहीं करेंगे उनकी शुगर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ये भी हम इनसेपरेबल कंपेनियन है, हमारा चोली दामन का साथ है। अगर चावल काश्त नहीं करेंगे खाएंगे कहाँ से? खाएंगे कहाँ से? हम जो बीट काश्त नहीं करेंगे खाएंगे कहाँ से? फ्लोर मिलें चलेंगी कहाँ चलेगी? बदकिस्मती से इस दफा भी शुगर केन वाले मिलों वालों को जो है वो सब्सिडीज दी गई। पता नहीं कितनी हद तक वो पास आन आगे करते हैं जी। मेरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास तो 4-5 शुगर मिले हैं जी, जिसमें 3 डी खान में, एक मेरे डिस्ट्रिक्ट में लगी है जी और एक लिया वाली है। 4-5 शुगर मिले हैं। और पता नहीं कैसे इस दफ़ा सरकार ने, जो पंजाब गवर्नमेंट ने पहले क्या करवाया जी कि पहले उन्होंने उनको छापे लगाए, कंडे जो पूरे नहीं दे रहे थे उनको बंद करवाया, उनको सील करवाया, फिर भी बाज नहीं आए, 180 पे नहीं दे रहे थे काश्तकार को, फिर उनके खिलाफ पर्चे देकर उनको गिरफ्तार करवाया। इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं 5-4 जो 6 मिले हमारे आसपास हैं कभी नहीं किया गया जी। और मैं अभी तक कहता हूँ कि मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक दरिया खान शुगर मिल, जिसे फैक्ट्री शुगर मिल कहते थे, वो कोई जब MPA था पिछले दौर में तो तकरीबन को 2 अरब रुपए की डिफॉल्टर थी काश्तकारों की जी। और मैंने असम्बली के फ्लोर पे बात कर, उनके खिलाफ FIR से करवाई कि काश्तकार का पैसा दे जी। अब सच्ची सी बात है, मैं खोकर साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान की जो पॉलिसीज बनती हैं, कोई चीज़ बनती है वो असम्बलीज बनाती है। बदकिस्मती से हम ये काम छोड़ चुके हैं। 85 के बाद हम जो MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियन, नाली सोले के पीछे पड़ गए हैं। जो बड़े काम करने वाले थे, जिससे मुल्क और कौम का मुस्तकबिल संवरना था, हमने वो छोड़ दिया है जी। जिसकी आज आप इकट्ठे हैं, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, हालांकि हमारा ये काम करके हम करते हैं। इस पर मैं 1-2 बात करूँगा। चैम्बर ऑफ जो है